हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 9 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 9 का जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए जनजाति और राज्य दिया गया है। तो बागटा जनजाति ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। लेपचा जनजाति सिक्किम, ये भी सही है। बिरहौर तमिलनाडु, देखिए बिरहौर जो है ये झारखंड की जनजाति है। तो बिरहौर किससे संबंधित है, तो झारखंड से। तो बिरहौर गलती हो जाएगा, ये जो है झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। और ये जो है कॉफ़ी की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ी। और वहाँ पे जो है धारवाड़ का पठार भी जो है कर्नाटक राज्य में आपको हो जाएगा। यहाँ पर हमगिरी की पहाड़ी भी कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है, डिडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो डिडवाना और कुचामन जो है किसके उदाहरण है, तो लवणीय झील के उदाहरण है ये। तो डिडवाना और कुचामन जो है ये लवणीय झील के उदाहरण है। तो डिडवाना झील जो है ये राजस्थान के नागौर जिले में है। तो डिडवाना झील कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान के नागौर जिले में है। और यह 10 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कुचामन लवणीय झील है जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित, मतलब दोनों जो है राजस्थान के नागौर जिले में ही है। तो ये लवणीय झील के उदाहरण है डिडवाना एवं कुचामन, और ये लवणीय झील है और ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, आर्किड एवं ब्रोमीलियाड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं। तो आर्किड और ब्रोमीलियाड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं, तो वर्षा वन में। तो ये वर्षा वन में उगते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन पर जो है सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। तो अल्फ्रेड वैगनर द्वारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। और कब दिया था, तो 1912 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सही नहीं है। तो देखिए कौन सा परियोजना किस नदी पे है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, तो ये सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, ये भी सही है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी, तो ये भी सही है। टिहरी बांध परियोजना यमुना नदी, तो टिहरी बांध परियोजना जो है यमुना नदी, ये गलत है। टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पे है। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी हो जाएगा। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इसका हो जाएगा भागीरथी नदी। बाकी जो इधर तीनों सही है। नेक्स्ट है, ग्रैंड सैंडी एवं ग्रैंड विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड सैंडी और ग्रैंड विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये आपको स्थित हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया से में जो है स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा जो है सूखा रहता है, और जिस कारण यहाँ कई मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहीं पे जो है ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है, सुन लीजिएगा आप लोग, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक भाग जो है सूखा रहता है, जिस कारण यहाँ पे कई मरुस्थल पाए जाते हैं। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोट के अनुसार उत्तर चुने। तो सूची 1 और सूची 2, इसमें देखिए जो है वायुमंडलीय जो द्वारा जो है हम क्षोभ मंडल जो है ये मौसम में और परिवर्तन, तो किसकी जानकारी कौन सा मंडल देता है। तो इसमें देखिए क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल का हो जाएगा मौसम और उसमें परिवर्तन। मध्य मंडल का हो जाएगा ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। समताप मंडल का क्या हो जाएगा आपको, तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। तो समताप मंडल जो है, और आयन मंडल जो है लंबी दूरी में संचार सहायक हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का जो है 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 2,
4-1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस देश को हराकर फाइनल में जो प्रवेश किया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो नवी मुंबई के जो डीबी पाटिल स्टेडियम में खेला गया था महिला वनडे विश्व कप, तो इसमें जो है सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है भारतीय महिला टीम जो है प्रवेश की थी। और इसका फाइनल मुकाबला किससे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से जो है इसका फाइनल मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो दूसरे चरण में जो है 69.20% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण में 69.20% मतदान हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2025 कौन जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2025 जीता गया है डेविड एस्टले के द्वारा। तो डेविड एस्टले के द्वारा जो है बुकर पुरस्कार जीता गया है और ये अपने उपन्यास फ्लेश के लिए जीता है। तो ये जो अपने उपन्यास फ्लेश के लिए जीता है और ये जो है हंगरी के हैं। ये कहाँ से संबंधित है? तो हंगरी के, तो हंगरी के से संबंधित है ये। जैसे भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन शुरू की? तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लेने के कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सिंधु। इसका हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो फिर उगना के लिए किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पार्वती तिर्की को। तो पार्वती तिर्की को जो है फिर उगना के लिए जो है कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में जो है 1/12 लघु कथा के लिए जो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया था। तो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण मंजूरी दी है? तो अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण जो है पुलिस भर्ती में किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है अग्निवीरों को 20% जो है क्षैतिज आरक्षण देने का जो है प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य पुलिस और अग्निशामक सेवा में सीधे भर्ती के लिए मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो भारत का प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो 1.9। तो 1.9 हो गई है भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला। नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत की गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों का 10,000 मीटर दौड़ है, उसमें गुलवीर सिंह द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक। तो गुलवीर सिंह द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट, 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? तो 2025 का इटालियन ओपन किसके द्वारा जीता गया है? तो 2025 का इटालियन ओपन जो है ये जीता गया है आपको कार्लोस अल्कराज के द्वारा। तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो है 2025 का इटालियन ओपन जीता गया है। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बी अनंत नागेश्वरन। तो बी अनंत नागेश्वरन जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसमें जो उत्पल कुमार जो है लोकसभा के महासचिव हैं, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और जगदीप धनखड़ के बारे में आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो अर्थशास्त्र के लिए जो है जोएल मोकीर, फिलिप अगेन और पीटर हॉबिट, इनमें सभी को जो है चुना गया अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नया नाम है ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन नाम है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का, और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक। तो इसमें जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से जो है कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, और मध्यम आकार के राज्यों में मतलब जो है कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, जबकि छोटे की रैंकिंग में जो है सिक्किम शीर्ष पर रहा है। तो मध्यम में रहा है कर्नाटक और छोटे में जो सिक्किम रहा है। यह रैंकिंग जो है पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायक इत्यादि जैसे कारकों के आकलन करता है।
नेक्स्ट है पहला भारत एआई स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य है। तो पहला जो है एआई स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो केरल। तो भारत का जो है पहला एआई स्कूल जो है इसका नाम क्या होगा? तो शांतिगिरी विद्या भवन, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसमें जो है एआई टूल जो है लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको गोपालगंज में। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में गंडक नदी में जो है बिहार का घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो गोपालगंज गंडक नदी पे। नेक्स्ट है आरबीआई ने नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं शिशिर चंद्र मुर्मू। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर शिशिर चंद्र मुर्मू नियुक्त हुए हैं। भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह का थीम क्या है? तो भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह का थीम क्या है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो 76वें संविधान दिवस समारोह का थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। तो पल्ले गंगा रेड्डी जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है चर्चित उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के डल झील में उबर शिकारा की शुरुआत। प्रोवा 3 उपग्रह को कहाँ प्रक्षेपित किया गया है? तो प्रोवा 3 उपग्रह को कहाँ प्रक्षेपित किया गया है? तो प्रोवा 3 उपग्रह को जो है श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। तो प्रोवा मिशन को जो है इसरो ने कब लॉन्च किया है? तो 5 दिसंबर 2024 को जो है अपने PSLV जो है PSLV C59 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है परीक्षित किया है। नेक्स्ट चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो देखिए लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति जो है एक वित्तीय समिति है। फिर है विभागीय समिति, विभागीय समिति जो होता है ये स्टैंडिंग समिति होता है। फिर है याचिका समिति, तो याचिका समिति क्या हो जाएगा? कार्यकारी समिति। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति हो जाएगा तथार्थ समिति। इस तरह जो है हम लोग का 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 4 2 3 1। फिर देखिए 2 का 4 और आर का 2 और एस का 3, तो 1 4 2 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट टू प्राइवेसी जो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी हम लोग देखे थे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे सुमन बेरी। तो सुमन बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और सुमन बेरी जो अपना पदभार कब संभाले हैं? तो सुमन बेरी जो है 1 मई 2022 को अपना पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? इसमें से कौन सा भाषा होगा? सिंधी। तो सिंधी को जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो 92वें संविधान संशोधन सॉरी यहाँ पे था नहीं जोड़ा गया है, इसमें सिंधी को नहीं जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली को जोड़ा गया था। इसमें जगह सिंधी को नहीं जोड़ा गया। सिंधी को जो है ये कब जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको जो है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण सेवा उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। तो 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। और लोकसभा के लिए कितना चाहिए? तो 25 वर्ष। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है? तो संसद में जो है बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। तो निर्णायक मत किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में। तो कब हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव। और 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ कब था? तो ये 1992 में हुआ था। तो 1992 में पारित हुआ था और 1993 में जो है ये लागू हुआ था। तो ये पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट चलिए है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा हो जाएगा? तो सांख्य दर्शन। तो भारत का प्राचीनतम दर्शन जो है सांख्य दर्शन हो जाएगा। और ये किसके द्वारा जो प्रतिपादित है? तो कपिल मुनि द्वारा। तो ये सबसे प्राचीन जो है दर्शन है और ये वैदिक काल से ही संबंधित है। तो सांख्य दर्शन किससे? वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये इनके जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो है गुजराती भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? तो किस समिति के जो है रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपको शिव रमन समिति के जो है आधार पर। शिव रमन समिति के जो है सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। संसद जो है इसको 1981 में एक्ट पारित किया और 1982 में स्थापना हुई थी। एक्ट कब आया था संसद द्वारा? तो 1981 में। और पारित हुई है 1982 में। पारित 1982 में हुई है। तो इसका आंसर शिवरमन समिति हो जाएगा। तो कब स्थापना हुई? तो 1982 में। नेक्स्ट है, किस संसद ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो कौन संत जो है अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है? तो ये प्रयोग किया गया है सबसे पहले रामानंद द्वारा। तो रामानंद जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किया है सबसे पहले। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। किस देश के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो किस देश के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो श्रीलंका के। तो श्रीलंका के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। लेकिन विभिन्न देशों के बदले हुए नाम में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको देखते हैं। तो सिलोन श्रीलंका ये सही है। ओटोमन साम्राज्य तुर्की ये भी सही है। कंपुचिया कंपोडिया ये भी सही है। मलय म्यांमार, तो म्यांमार का मलय ये गलत है। तो मलय जो है ये मलेशिया का पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हो जाएगा। और मलय जो है ये मलेशिया का पुराना नाम था। तो मलय मलेशिया का पुराना नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये इसमें गलत है। मलय जो है मलेशिया का नाम है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। पालघर दर्रा किन दो शहरों को जोड़ती है? तो पालघर दर्रा किस दो शहर को जोड़ती है? तो कोच्चि और कोयम्बटूर को। तो पालघर दर्रा जो है कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ती है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और इसका सूत्र क्या है? N2O। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है रासायनिक नाम। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित करने वाला डॉक्टर कौन था? तो प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित करने वाला डॉक्टर कौन था? तो ये डॉक्टर थे प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसमें प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरोडोडेक्सिन। पायरोडोडेक्सिन जो है ये विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो सिफिलिस हो जाएगा, ये इसमें नहीं होगा। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया आपको 1876 में। तो राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को स्थापित किया गया है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसके कब और किसने प्रकाशित किया था? तो बंगाल गजट जो है कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1780 में J.A. हिक्की के द्वारा। तो जेम्स ए हिक्की के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था 1780 में बंगाल गजट।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा संस्था कब बना, इसके बारे में विचार करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है 1851 में बना था। फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है 1852 हो जाएगा। फिर है द इंडियन एसोसिएशन। तो द इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1876 हो जाएगा। और फिर है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी 4 आएगा। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, और इसके बाद आएगा एक द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और फिर आएगा 3 2 आएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और इसके बाद आएगा 3। इस तरह हम लोग का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब किया गया था। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 में। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति का पहला शिकार संबलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में किस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारतीय गवर्नर थे। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो इसमें जो है केवल 2 सही है। हड़प नीति का जो पहला शिकार संबलपुर हुआ था, ये जो है ये गलत हो जाएगा। पहला इसमें जो शिकार कौन हुआ था, तो वो सतारा हुआ था। तो सतारा जो है पहले इसमें शिकार में आया था राज हड़प नीति का। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग इस तरह के गवर्नर थे। इसमें केवल 2 सही है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ को। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था माना जाता है, और इसकी स्थापना जो है 1884 में जो है हुई थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था। तो इंडियन ओपिनियन जो है ये किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था, तो बांग्ला में। तो ये बांग्ला में प्रकाशित नहीं होता था। तो 1893 से 1915 तक जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो थे प्रवास कर रहे थे, और वहीं जो है ये इंडियन ओपिनियन जो है नामक अखबार का प्रकाशन किए थे। यह जो है गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में प्रकाशित होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में कुछ 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। इसके बाद है ऋग्वेद के 2 से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम और 8वें 10वें मंडल के बाद माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई थी। इसमें से पूछा गया है, इसमें देखिए 1 और 2 सही है। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये गलत है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये जो चंपू शैली में जो रचना हुई है ये यजुर्वेद की हुई है। तो यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में हुई है, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये दोनों गलत है। इसमें जो है पूछा गया कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए जाने की जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है, तो ये मिलती है अयोध्या लेख के आधार पर। इसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था। तो अकबर द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था, तो 1562 में। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कलाक्रम है। तो आक्रमण के संबंध में जो है कौन सा सही होगा, इसमें आपको सही हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। तो सबसे पहले यूनानी थे, फिर शक और कुषाण। तो यूनानी, शक और कुषाण सही हो जाएगा। यूनानी जो है 326 ईसा पूर्व में जो किए थे, और शक जो है प्रथम शताब्दी में, और कुषाण भी प्रथम ईस्वी में। तो इसमें हो जाएगा डी। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो तो माल बहुत कम हो, तो वह स्थिति होती है। मुद्रा अधिक और माल कम हो तो स्थिति कौन सी हो जाएगी, तो वह स्थिति आपको हो जाएगी मुद्रास्फीति की। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है धन अधिक, मतलब मुद्रा अधिक और माल कम होता है। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या होगी, तो मांग की गई मात्रा बढ़ जाएगी।
यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो पण्य वस्तु होगी। तो मांग की जो आय लोच है एक से अधिक है तो पण्य वस्तु क्या होगी, मतलब पण्य मतलब वस्तु होता है, क्या होगी, तो ये होगी विलासिता, विलासिता की वस्तु होगी। नेक्स्ट है पूंजी की सीमांत उत्पादिता डैश होती है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादिता क्या होती है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादिता होती है नए निवेश पर प्रतिफल के प्रत्याशित दर। तो नए निवेश के प्रतिफल पर प्रत्याशित दर होगी। नेक्स्ट क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें कौन सा सही क्रम हो जाएगा, इसमें देखिए सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्टांटिशियम और बेरिलियम। तो ये सही हो जाएगा इसमें बेरियम, सॉरी बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्सियम और बेरियम, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो सौर विकिरण में अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। तो सौर विकिरण में अवरक्त अंश को अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ध्वनि की तारतम्य में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है। तो ध्वनि की तारतम्य में वृद्धि होती है तो किसमें वृद्धि होती है, तो तारतम्य में वृद्धि होने पर आवृत्ति में वृद्धि होती है। तो ध्वनि की पिच में वृद्धि होगी तो आवृत्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो अभिन्यास से। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इनका द्रव्यमान होता है हीलियम के एक परमाणु नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है कौन से कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक होती है, तो ये होती है अंतःप्रदेवी जालिका और राइबोसोम की। तो अंतःप्रदेवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक होती है। विषाणु जनित एवं निर्जीव के मध्य से करी होने के साथ साथ कोशिकांग स्थिति पर अपवाद भी है, क्योंकि विषाणु जो होता है जीवित एवं निर्जीव के बीच जो है मध्य करी होने के साथ साथ कोशिकांग सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक है, क्योंकि यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है पादप और प्रकार, कौन सा पादप कौन से प्रकार के हैं, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये देखना है। टमाटर शाक, आम वृक्ष और नींबू झाड़ी, मनी प्लांट शाक। तो मनी प्लांट जो है ये शाक नहीं है, ये आरोही लता का उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आरोही लता का उदाहरण है, मतलब लता का उदाहरण है, तो मनी प्लांट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनर्वर्धन की क्षमता होती है। तो किस जीव की विशेषता को जो है प्रदर्शित कर रहा है, तो किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है, तो हाइड्रा को। इसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना होती है और पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो ये हाइड्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो इसमें से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है इसमें तन और जो होता है कठोर होता है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रिएटिन जो है एक प्रोटीन है, ये त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है, तो निर्दालु रोग के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा आपको ट्रिपोनोसोमा। ट्रिपोनोसोमा जो है ये निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है। आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो है नमूने का परिचित अमाप या वास्तविक अमाप के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण है कि सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र क्या होता है, जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। ये जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए लोग गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ मिलान करना है। तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, तो यकृत। फिर हो जाएगा सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी क्या हो जाएगा, गोरिल्ला। और सबसे बुद्धिमान कपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिंपैंजी। और सबसे छोटा कपी क्या हो जाएगा, गिब्बन। इस तरह हम लोग का RPQS मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा।
नेक्स्ट विटामिन बी 7 का रासायनिक काम नाम क्या है? तो विटामिन बी 7 का रासायनिक काम नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। तो बायोटीन विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है। फॉलिक एसिड जो है बी 11 का नाम है। बी 11 का नाम फॉलिक एसिड है। बी 6 का पायरोडक्सिन है। बी 6 का अभी हम लोग देखे थे ये। और टोकोफेरॉल क्या हो जाएगा? विटामिन ई का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन उनकी क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? उनके बढ़ते क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रेटेन और ऑक्टेन। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। नेक्स्ट है टूथपेस्ट दांतों की सड़न की क्रिया को किस प्रकार रोकता है? तो टूथपेस्ट दांतों की सड़न की प्रक्रिया किस प्रकार रोकता है? तो अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके, तो अतिरिक्त अम्लता को जो है बेअसर करके रोकता है, क्योंकि टूथपेस्ट जो है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। निम्नलिखित में से दही रखने का कौन सा विधि सही नहीं है? तो इसमें कौन सा विधि सही नहीं होगा? तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना, तांबे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक के बर्तन में रखना और कांच के बर्तन में रखना। तो तांबे के बर्तन में जो रखना ये सही नहीं होगा, तो तांबे के बर्तन में रखना। नेक्स्ट जल किसी भी अम्ल तरल पदार्थ की तुलना में अधिक प्रकार के पदार्थ का घोल सकता है, क्योंकि तो जल जो है किसी तरल पदार्थ के तुलना में अधिक घोल सकता है किसी भी पदार्थ को अपने में। क्यों? तो क्योंकि इसमें जो होता है यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। जल जो होता है प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो मेलामाइन। तो मेलामाइन जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। हम लोग देखे भी थे इसको अग्निरोधक में जो है प्रयोग किया जाता है कपड़ा बनाने में। लेकिन राजू को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने हैं। उसमें 24% अंक प्राप्त किए हैं, 9 अंकों की अनुत्तीर्ण हो गया है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैथ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी 75। 87 का आंसर हो जाएगा आपको ए 32 वर्ष। 88 का आंसर हो जाएगा आपको डी 14। 89 का आंसर हो जाएगा डी 75%। 90 का आंसर हो जाएगा आपको बी, 90 का आंसर बी हो जाएगा। 91 का आंसर हो जाएगा सी। 92 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 93 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 94 का आंसर हो जाएगा बी। 95 का आंसर हो जाएगा सी। 96 का आपको आंसर हो जाएगा बी। 97 यहाँ पे हिंदी है। कोई एवं कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कोई और कुछ का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माई नेम। तो इसका जो है पेसिव क्या हो जाएगा? तो इसका पेसिव हो जाएगा आपको आई वाज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द प्रिवेटिव अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक। तो इस पर देखिए डेस्पिट द प्लीज सी लुक्ड डैश हिज इनसेंसियर एपोलॉजीज। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? तो इसका आपको हो जाएगा थॉट। नेक्स्ट अंगारा का पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगारा पे पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम मोल लेना। तो अंगारा पे पैर रखना मुहावरे का अर्थ है जोखिम मोल लेना। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बताइएगा आप लोग का 100 में स्कोर क्या रहा। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।